Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. In our previous lectures, we discussed about the rise of successor states which were Hyderabad, Awadh and Bengal. We discussed why we call them successor states क्योंकि वो मुग़ल एम्पायर से टूट के निकले थे एंड उन्हीं को आगे रीजनली उनसे टूट के अलग होते हुए इवेंचुअली अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं. अब हम और रीजनल एम्पायर्स की बात कर रहे हैं. इन्हें हम एग्जैक्टली सक्सेसर स्टेट नहीं बोलते हैं बिकॉज ये मुगल्स के सक्सेसर नहीं थे, उनसे टूट के नहीं निकले थे. ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स थी जो उस टाइम पे इमर्ज होती हैं एंड ग्रेजुअली इनका एग्जिस्टेंस पहले से भी था बट ये पावर में आप कह सकते हो उस टाइम आते हैं, डोमिनेंट होते जाते हैं एंड दे सी द पीक ऑफ देयर एम्पायर एट दैट टाइम. सो द फर्स्ट वन वी विल सी इज़ मराठास एंड इवेंचुअली हम आगे और क्या डिस्कस करेंगे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ. ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में मराठास डिस्कस करेंगे एंड इन दी अपकमिंग 1 और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स वी विल डिस्कस मैसूर, ट्रवनकोर, 6 जाट्स एंड राजपूत. ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं बट इनके बारे में हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए. एंड जस्ट टू बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट डिस्कसिंग मराठास completely from start to the end in this lecture. जो बिगनिंग है वो आप मेडिवल में पढ़ते हो, यहाँ पे नहीं, ठीक है. उसके बाद में फिर भी मैं यहाँ पे बहुत डिटेल्ड बैकग्राउंड दे रही हूँ. इट इज़ नियरली लाइक कवरिंग मेडिवल बैकग्राउंड बिकॉज दैट इज़ द थिंग विद हिस्ट्री. आप बैकग्राउंड के बिना आगे नहीं बढ़ सकते. बट मेनली आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि जब कॉलोनियलिज्म का राइज हो रहा है इंडिया में, मुगल डिक्लाइन हो रहा है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली पावर में आ रही है, उस समय इंडिया में चल क्या रहा है, हम मेनली अभी इन लेक्चर्स में वो डिस्कस कर रहे हैं. हमने अपनी सीरीज़ की शुरुआत की थी मुगल डिक्लाइन से, फिर हमने बात किया कि एक तरफ मुगल डिक्लाइन हो रहा था, दूसरी तरफ हमने देखा 3 सक्सेसर स्टेट्स इमर्ज हुए और अब हम देख रहे हैं कि बाकी और इंडिया में चल क्या रहा था. एक तरफ मराठास दिख रहे हैं हमें, एक तरफ मैसूर एज एन इंडिपेंडेंट रीजन हमें दिखेगा, ट्रवनकोर दिखेगा, 6 का राइज हम एक तरफ देख रहे होंगे, वहाँ पे क्या चल रहा है, जाट्स के बीच में क्या चल रहा है, राजपूत जो इनका मुगल से इतने टाइम से रिलेशन था उनके यहाँ क्या डायनेमिक्स चेंज हुए हैं. एंड हम इनको हेड टू टो पूरा नहीं पढ़ रहे हैं. हम ये पढ़ रहे हैं कि जब मुगल डिक्लाइन हो रहा है और कॉलोनियलिज्म का राइज हो रहा है तब इंडिया में कंडीशंस क्या हैं. वंस वी कवर दैट देन वी विल मूव टू कॉलोनियलिज्म राइज एंड फर्दर जो भी ब्रिटिश रूल आएगा उसको लेके. इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हम मराठा क्रोनोलॉजी देखेंगे, जो छत्रपति क्रोनोलॉजी थी शॉर्ट में वो देखेंगे. सुपर इन डेप्थ हम प्रोबेबली ना जाएं, जबकि आई बिलीव ये काफ़ी अच्छी डेप्थ है फॉर एनी एग्ज़ाम. बट किसी को बिल्कुल ही माइन्यूटली सोनली मराठास पढ़ना हो तो बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं. जितना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और बेसिक नॉलेज के लिए हम उतना कवर करेंगे. हम पेशवास की क्रोनोलॉजी भी देखेंगे. हम शॉर्ट में देखेंगे कि मराठास का बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेटअप कैसा था जब वो राइज में आते हैं. बहुत डिटेल में नहीं बिकॉज दिस लेक्चर इज़ नॉट अबाउट ओनली व्हाट मराठास वर डूइंग इंटरनली. मेनली हम बात कर रहे हैं एज आई सेड कि उस टाइम पे चल क्या रहा था, उनका रेवेन्यू सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, मेजर इवेंट्स, ये सब हम शॉर्ट में देखेंगे जिससे हमें एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि जब मॉडर्न इंडिया इज़ मेनली अबाउट राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आगे क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है. तो हम ये बैकग्राउंड देख रहे हैं कि जब उनका राइज़ हुआ तो यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है और माहौल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये लेक्चर्स कितने रेलेवेंट हैं कितने नहीं हैं. ट्रस्ट मी दे आर. इफ़ यू डोंट नो दिस बेस आप आगे की चीज़ें सिर्फ रटने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है. हम आगे जाके एंग्लो मराठा वॉर्स डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, एंग्लो मैसूर डिस्कस करेंगे, बट आपको बेस ही नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों लड़ रहे हैं और क्यों हैदराबाद और मराठा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. क्यों कोई किसी को धोखा दे रहा है, क्या हो रहा है, हाउ आर ब्रिटिश गेटिंग इन्वॉल्व. टू नो ऑल दैट यू नीड टू नो द बेसिक्स. ओके, hence we'll discuss this. I've given a good deep introduction here. Now I'll move ahead. ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो. Stay with me on this. पहले हम शॉर्ट में क्रोनोलॉजी देखते हैं. छत्रपति जो फैमिली थी, भोसले फैमिली, उनकी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं. आई एम अगेन सेइंग दिस एंड द रीज़न, clear disclaimer, I have used pictures from movies here. I have a simple reason of doing this. जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं वो हमें इंटरनेट पे या हमारे बुक्स में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं. आई हैव नॉट एडेड देम हियर. माई रीज़न बिहाइंड एडिंग दीज pictures from movies is the screenshots is because विजुअल मेमोरी बहुत हेल्प करती है. आप ऐसे याद करते हो, आपको वो
हिस्टोरिक फ़ोटो देख के शायद बहुत हर इंसान को याद करना मुश्किल हो जाए। आप छत्रपति शिवाजी को एक बार याद रख सकते हैं, मेन लीडर्स को याद रख सकते हैं, पर हर इंसान को याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि वो पेंटिंग्स हैं, वो कोई कैमरे की खींची हुई फ़ोटो नहीं है। ओके, एंड मूवीज़ में क्या फ़ायदा है कि क्योंकि आपने वो मूवी एज एन एंटरटेनमेंट देखी है, इट बिकम्स ईजियर टू रिलेट, टू रिमेंबर द कैरेक्टर, टू रिमेंबर द एक्टर. So I have used the reference of the movie made on the Maratha rulers, which is Bajirao Mastani, and a movie which is actually a, I'm sorry to say, but a torture to my eyes and to my soul. But it's good for remembering the characters, and because I have watched it once, I'm just using it here. That is Panipat, and I have not used Chhawa here because there's just one picture I wanted to add from there. So since it's a recent release, people know. डोंट रिलेट इट टू देम. मूवीज़ से हिस्ट्री मत सीखो, मूवीज़ बहुत डिस्टॉर्टेड होती हैं. आई एम seeing this very vocally and very openly, spending my time on this to avoid any sorts of confusion. This is not to hurt someone, this is only to make the topic easy for a student who's trying to learn all this, because learning is not fun. Once you understand it and relate to a visual image, it's always easier to remember. After saying this, now let's continue. Now we will talk about Royal House of Shivaji. भोसले छत्रपति जी की फैमिली थी, जो ये लीनिएज आगे हम देखते हैं. हम बहुत सिंपल ऑर्डर में देखेंगे. शाहजी थे, उनकी वाइफ थी जियाबाई, उनके 2 बेटे थे, शंभाजी और शिवाजी. शिवाजी वही हैं हमारे छत्रपति शिवाजी जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं. 1630 to 80 ये जो टाइम है, ये इनका बर्थ टाइम नहीं, इनके रूल का टाइम है. 1630 to 80 ही वॉज इन पावर. इनके टाइम पे क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था, ये सब मिडिवल का पार्ट है, ये हम वहाँ कवर करेंगे. इनके 2 बेटे थे, शंभाजी 1 एंड राजाराम. शंभाजी 1 इज़ द सेम पर्सन जिन पे रिसेंटली छावा मूवी आई थी, द ग्रेट वॉरियर एंड लीडर. 1680 to 88 शिवाजी के बाद इन्होंने रूल किया, संभाला, एंड बहुत ही ब्रूटली, बहुत टॉर्चर करते हुए इनका एग्जीक्यूशन हुआ था. अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट दिस इज़ वॉट हैपेंड. सो शिवाजी के बाद उनके बेटे शंभाजी के बाद जो गद्दी है वो जाती है उनके छोटे भाई को, राजाराम की 2 वाइफ्स थी, ताराबाई, रजसबाई. राजाराम का टाइम पीरियड था 1689 to 1700. You have to remember Aurangzeb is still alive. He died in 1707. Okay, रिलेटेबिलिटी रखनी बहुत ज़रूरी है. ये सब औरंगज़ेब के टाइम पीरियड से देखिए मैच हो रहे हैं, ये भी और ये भी. ओके, जब इनकी डेथ होती है तो ताराबाई से इनके बेटे थे शिवाजी 2. इनका टाइम पीरियड आप ध्यान से फिर देखो, 1700 1707 औरंगज़ेब की डेथ से कोइंसाइड करता है. तो होता क्या था, ये छोटे थे एज में, तो इनकी मदर एज अ रीजेंट वो होते हैं जो गद्दी संभाल रहे होते हैं. किसी माइनर राजा जब गद्दी पे होता है, जब कोई बच्चा गद्दी पे होता है, तो शिवाजी 2 की रीजेंट और गार्जियन बन के ताराबाई संभाल रही थी सब कुछ 1700 से 1707. ये यहाँ तक की कहानी है. साइड में क्या होता है, शंभाजी 1 जब शंभाजी की हत्या की गई थी, उसके बाद जो उनके बेटे थे शाहू जी को कैप्टिव बना लिया था मुगल्स ने, अपने पास दिल्ली में ही बंदी बना के रख लिया था वहीं पे. बचपन से, बड़े नहीं, बच्चे थे वो, उन्हें वहाँ ले जाके रख लिया था. और क्या स्मार्टनेस करी वहाँ पे मुगल्स ने, उन्होंने 1707 1708 में शाहू जी को रिलीज़ कर दिया. किसने किया था, बहादुर शाह ने, जो नेक्स्ट रूलर थे. लेटर मुगल्स में जो सबसे पहले रूलर थे, क्रोनोलॉजी हम देख चुके हैं. दिस हैपन्स राइट आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब. सबको इन जनरल ये इमेज लगती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रिश्ते कॉर्डियल करना चाहते थे, सबसे सुलह करना चाहते थे. बट द मेन रीज़न वॉज डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे इनकी फैमिली से आप देखिए, जो ये फैमिली में गद्दी आगे जानी चाहिए थी, टेक्निकली अगला राजा इन्हें बनना चाहिए था, वो गद्दी यहाँ चली गई और यहाँ से यहाँ चली गई. अब जैसे ही ये इंसान बाहर आएगा कैप्टिविटी से, ऑटोमेटिकली क्लैश होगा, क्योंकि वो अब अपना राइट मांगेगा थ्रोन पे. सो ये मुगल्स ने जानबूझ के किया था क्लैश लाने के लिए, ठीक है, कि शाहू जी आएंगे, वो अपनी गद्दी पे क्लेम करेंगे, तो इनमें आपस में ही लड़ाई हो जाएगी. एंड काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट इवेंचुअली थिंग्स आर हैंडल्ड वेरी ब्यूटीफुली बाय सर्टेन पीपल. हम उसे आगे अभी पढ़ेंगे. बट अभी के लिए क्रोनोलॉजी हम देखते हैं कि शिवाजी 2 जो यंग थे, इनकी मदर संभाल रही थी, 7 साल गद्दी पे रहते हैं, और उसके बाद गद्दी फाइनली शाहू जी के पास चली जाती है. मैंने ये पिक्चर यहाँ ऐड की है, आपने बाजीराव 2 मूवी देखी होगी. सो वहाँ पे दिखाया गया है कि एक छत्रपति हैं मूवी में, जिनके सामने द टेस्ट इज़ गिवन टू बी सेलेक्टेड एज पेशवा, वही शाहू जी का ही रोल था वो, ठीक है.
1708 टू 1749 ये गद्दी पे होते हैं, छत्रपति की गद्दी पे। और इनके बाद इनकी गद्दी चली जाती है वापस राजा राम टू को, जो शिवाजी टू जो पहले गद्दी पे थे उन्हीं के बेटे थे। राजा राम टू गद्दी पे होते हैं 1749 से 77। आगे गद्दी जाती है शाहू टू को 1777 से 1808 तक। और यही लोग आगे रूलर्स ऑफ सतारा रहते हैं। एंड इवेंचुअली हम देखते हैं कि जो छत्रपति की गद्दी थी उसकी रेलेवेंस नियरली ख़त्म ही हो चुकी थी, सिर्फ एक फिगरलेस पावरलेस फिगर बन के रह गए थे एंड सारा कुछ तो पेशवाई संभालते थे। वो इनके टाइम से होना शुरू हो गया था, उसके बाद में बस ये एक नॉमिनल हेड की तरह रह गए थे। हम पढ़ेंगे उस बारे में। इनकी जो दूसरी वाइफ थी रजसबाई, उनके बेटे थे शंभाजी टू। 1740 टू 60 इसलिए लिखा है क्योंकि इनको कोल्हापुर का रीजन दे दिया गया था। ये मेनली कोल्हापुर संभालते थे, अपना साइड में रहते थे, ठीक है। और ये लोग सतारा से रूल करते थे। ये एक बेसिक क्रोनोलॉजी है छत्रपति फैमिली में। जो राजा की फैमिली है उसमें क्या हो रहा था। शाहजी, शिवाजी, शंभाजी 1, राजा राम, शाहू जी, शिवाजी 2, राजा राम 2, यहाँ पे शाहू 2। ये इस ऑर्डर में गद्दी पास ऑन हो रही है। अब हम आगे आते हैं पेशवाई की क्रोनोलॉजी। टेक्निकली पेशवाई की क्रोनोलॉजी हमें थोड़ा रुक के देखना चाहिए, बट मैं साथ के साथ बता रही हूँ ताकि आप आगे जो मैं कंटेंट समझाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आए। पेशवाई शुरू यहाँ से नहीं हुई थी। पेशवा वॉज अ पोस्ट, आप उसे प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। जैसे एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट चलता है, कुछ कुछ वैसा कह सकते हैं। तो छत्रपति राजा थे, पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे। पहले भी पेशवा रह चुके थे, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा नहीं थे, ठीक है। बट हाँ, बालाजी विश्वनाथ के टाइम से पेशवाई पावरफुल हो गई थी बहुत ज़्यादा, एंड इनके टाइम से हेरिडिटरी हो गई थी। एक्चुअली ऑटोमेटिकली नहीं हुई थी। जब लेकिन पास ऑन होने की बात आई तो बाजीराव इतने ज़्यादा एबल रूलर थे, इतने ज़्यादा काबिल थे, इतने अच्छे मिलिट्री लीडर थे कि ऑटोमेटिकली उनके पास गद्दी चली गई। उन्होंने अपनी प्रूफ की वर्थ कि मैं मतलब सबको लगा उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट है ही नहीं उसके लिए। एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बन गया कि वो फैमिली में ही, उनके ही फैमिली में गई इंस्टेड ऑफ समवेयर एल्स, ठीक है। हम शॉर्ट में इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं ताकि हम कैरेक्टर्स पहचान सकें, हमें दिमाग में याद रहें। बालाजी विश्वनाथ थे 1730 टू 20। इनका टाइम शाहू जी के साथ ही देखिए मैच हो रहा है, और ये शाहू जी के टाइम पे ही पेशवा बनते हैं। इन्होंने ही इन्हें पेशवा बनाया था। बालाजी विश्वनाथ 1730 टू 20। इनके 2 बेटे थे, बाजीराव एंड चिमाजी अप्पा। बाजीराव जिन पे मूवी भी बनी थी, आपको याद हो, दी ओनली रीज़न आई एम यूजिंग पिक्चर्स इज़ फॉर अ बेटर विजुअल मेमोरी, कि हमको देख के कुछ शक्लें याद हो जाती हैं तो कैरेक्टर याद करना कभी कभी आसान हो जाता है। इनका टाइम क्या था 1720 टू 40। ग्रेट रूलर, ग्रेट वॉरियर, इतने बैटल्स लड़े इन्होंने, कभी हारे नहीं, एग्जेम्पलरी करियर एज अ वॉरियर, बहुत कुछ किया। वो सब हम डिटेल में तो मेडिवल में कवर करेंगे, यहाँ हम रेलेवेंट पे टिकेंगे, ठीक है। ये बाजीराव 2 थे। यहाँ पे हम शॉर्ट में साइड में इनके ब्रदर की फैमिली देख लेते हैं, चिमाजी अप्पा। ये भी कैरेक्टर मूवी में थे, आपको अगर याद हो इनका रोल, ठीक है। और इनके बेटे थे सदाशिव राव। इनके ऊपर मूवी बनी थी पानीपत की, जिसका रोल अर्जुन कपूर ने प्ले किया था। इस पर हम बात करेंगे। The only reason, once again I'm saying I'm using movies, is for better memory. Okay, बाजीराव 2040, 1720 से 1740 इनका टाइम था। इनके 2 बेटे थे, बालाजी बाजीराव 1740 टू 61, जिन्हें ज़्यादातर लोग नाना साहेब के नाम से जानते हैं। इस मूवी में ये भी थे, बट एज अ चाइल्ड दिखाया गया था, 17-18 साल की उम्र के। और पानीपत मूवी में भी इनका कैरेक्टर था, क्योंकि ये पानीपत की लड़ाई के टाइम पेशवाई आई थे। और इनका एक छोटा भाई था रघुनाथ राव, और ये इनसे काफ़ी छोटा था, मतलब 16-17 साल छोटा था, तो काफ़ी एज गैप था दोनों भाइयों में, ठीक है। और ये दोनों बच्चे काशीबाई के थे, ठीक है। सो सिंपल, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, उनके 2 बेटे, बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहेब हैं, एंड रघुनाथ जो कि राघोबा हैं। अब क्या होता है, रघुनाथ तो भी छोटे हैं, साइड में रखते हैं उनकी फैमिली को। इसमें आगे देखते हैं, ये रूलर नंबर 3 बालाजी बाजीराव, नाना साहेब, एबल रूलर, सब कुछ बढ़िया। 40 टू 61 इनका रोल है। यू हैव टू रिमेंबर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। नाना साहेब के 3 बेटे हुए, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। विश्वास राव पानीपत की लड़ाई में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेशवा, क्योंकि
इस टाइम तक पेशवा ऐसा हो चुका था कि खुद ही उधर लड़ने कम उतरते थे, मोस्टली इंस्ट्रक्शंस देते थे और उनके बदले कोई और जाता था। तो उनके बेटे जो काफ़ी यंग थे इस समय, 16, 17, 18 साल के रहे होंगे अंदाज़न, विश्वास राव, वो पानीपत के में लड़ाई में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एज लीडर गए थे। एंड सदाशिव भाऊ ने मिलिट्री का पूरा मतलब नेतृत्व किया था, पूरी तरह मिलिट्री को लीड किया था। ही वॉज देयर एज द पेशवा, एज द हेड ऑफ द आर्मी, एंड इन्होंने सब कुछ संभाला था। ठीक है, इनकी भी डेथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हो जाती है, एंड ये भी बहुत कम उम्र में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी तो बारी नहीं आती है, तो गद्दी ऑटोमेटिकली इनके छोटे भाई माधवराव के पास जाती है। तो 1761 से 72 ये रूल करते हैं, पर पूरे हेल्थ के चलते कहते हैं इन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। इनकी भी बहुत कम उम्र में, यंग एज में ही डेथ हो जाती है। गद्दी जाती है इनके छोटे भाई के पास, जो कि इस समय बहुत उम्र इनकी भी नहीं थी, 1772 टू 73, 1 साल का रूल है मुश्किल से। और ऐसा कहा जाता है कि इनके ही चाचा ने, रघुनाथ राव, जो हमने यहाँ पढ़ा था, छोटे थे, काशीबाई के दूसरे बेटे थे, बाजीराव के बेटे, छोटे बेटे, उन्होंने, जो इनके चाचा हुए टेक्निकली, उन्होंने कहते हैं इन्हें मार दिया था गद्दी लेने के लिए। रघुनाथ राव ने गद्दी अपने पास ले ली। तो आप देखेंगे रूलर नंबर 5 ये है और 6 ये हैं। वो मुश्किल से कुछ महीने रूल करते हैं, 73 से 74। फिर बारभाई कॉन्स्पिरेसी होती है। बारभाई इज़ बेसिकली पेशवा की जो काउंसिल होती थी 12 लोगों से होती थी, 12 भाई, तो 12 भाई, और उस कॉन्स्पिरेसी में इनको हटा दिया जाता है क्योंकि लोग इनके सपोर्टर नहीं थे, वो लॉयल थे इसी तरफ। और जो नारायण राव के बेटे थे, इन्फैंट मतलब गोद में खेलता हुआ बच्चा, छोटा बच्चा, उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। और वो लोग कहते हैं राजा तो हमारा यही है, हम इसी को अपना राजा मानेंगे, और तब तक दूसरे लोग एम्पायर संभालते हैं एज गार्जियंस। ठीक है, तो इनसे 1 साल के भी गद्दी नहीं रहती इनके पास। माधवराव 2 को गद्दी मिल जाती है। 1774 से 95 ये गद्दी पे होते हैं, पर जब ये 21 साल के होते हैं कहते हैं इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इसके बाद गद्दी वापस बाजीराव 2 के पास चली जाती है, जो इन्हीं चाचा जी जो थे रघुनाथ राव, इनके बेटे थे। 1795 टू 1818 ये गद्दी पे होते हैं, और इसके बाद पेशवाई अबॉलिश हो जाती है और ये सरेंडर कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इवेंचुअली। शॉर्ट में एक बार फिर देखते हैं, आगे हम इसे बहुत अच्छे से कंटेंट में देखेंगे और मेडिवल में तो बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1730 टू 20, सेकेंड बाजीराव 1720 टू 40, बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव नाना साहेब 1740 टू 61, विश्वास राव died, Madhav Rao 1761 to 72, then he died in young age due to poor health. उनके ब्रदर नारायण राव 1772 to 73 killed by his uncle. उनके अंकल गद्दी पे आते हैं रघुनाथ राव 1773 to 74, removed in बारभाई कॉन्स्पिरेसी। वापस नारायण राव के बेटे माधव राव 2 गद्दी पे आते हैं, who was an infant 1774 to 95. He commits suicide. The seat goes back to Raghunath Rao's son Bajirao II 1795 to 1818, and then Peshwai is abolished.